इजराइल और हमास के बीच 15 महीने से चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। क्या आप जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम कैसे हुआ? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 96 घंटे की उग्र वार्ता के बाद दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम हुआ। आपको पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आप इस समझौते के बारे में क्या सोचते हैं। इजराइल हमास संघर्ष विराम से पहले के 96 घंटे उग्र वार्ता से भरे रहे, जिसका लक्ष्य एक ऐसे युद्ध को समाप्त करना था जिसने 47,000 से अधिक जानें ली हैं और लाखों लोगों को विस्थापित किया है। यह संविधान, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर और मिस्र ने मध्यस्थता की, गाजा में 15 महीनों के निरंतर संघर्ष को अस्थायी रूप से रोकने में सफल रही, जो बंधकों, कैदियों और विस्थापित नागरिकों के लिए एक जीवन रेखा प्रदान करती है। इजराइल में प्रारंभिक हमास हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए, जबकि 251 बंधकों को गजा में ले जाया गया। संघर्ष के दौरान 840 इजरायली सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, जबकि देश पर 10,000 से अधिक रॉकेटों की बारिश हुई। हमलों के चरम पर 75,500 से अधिक इजरायली विस्थापित हुए, जिनमें से लगभग 7,000 अभी भी दक्षिणी क्षेत्रों में शरण की तलाश कर रहे हैं। कभी कभी आपको एक समय सीमा की आवश्यकता होती है। बातचीत के अंतिम दिनों में दोहा में मैराथन सत्रों का आयोजन किया गया, जहां इजरायली और हमास वार्ताकार, जो एक ही इमारत में अलग अलग मंजिलों पर थे, कतर और मिस्र के मध्यस्थों के जरिए प्रस्तावों का आदान प्रदान करते रहे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के मध्य पूर्व के दूत ब्रेट मैकगर्क और राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप की टीम के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने पर्दे के पीछे करीबी सहयोग किया। उनकी साझेदारी, जो कई प्रशासनों में फैली हुई थी, को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा असाधारण बताया गया। जॉन किर्बी, एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता के अनुसार, दोनों दूत दिन में कई बार विवरणों को सुलझाने के लिए संवाद करते थे। इस साझेदारी को विभाजन को पाटने और सौदे को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण माना गया। एक वरिष्ठ बाइडेन प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि प्रशासनों के बीच संक्रमण ने जटिलता की एक परत जोड़ दी, लेकिन यह एक समय सीमा के रूप में भी कार्य करता है। सभी पक्षों को समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रेरित करता है। किसी भी महत्वपूर्ण कूटनीति में कभी कभी आपको एक समय सीमा की आवश्यकता होती है, अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया। क्षेत्रीय गतिशीलता 2024 के पिछले आधे में महत्वपूर्ण घटनाओं ने शक्ति संतुलन को बदल दिया। प्रमुख व्यक्तियों जैसे हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह और हमास के कमांडर याहिया सिनवार की मौत के साथ साथ इजरायल की ईरानी वायु रक्षा के खिलाफ रणनीतिक कार्रवाई और सीरियाई नेता बशर अल असद की गिरावट ने हमास की स्थिति को कमजोर कर दिया। इसने नए वार्ताओं के लिए एक अवसर प्रदान किया। अमेरिका ने मई में एक शांति ढांचे को पेश किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस से राष्ट्र को संबोधित करते हुए समझौते में राहत और गर्व व्यक्त किया। आखिरकार उन्होंने कहा, बाइडेन ने अपनी टीम, जिसमें विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन शामिल हैं, के निरंतर प्रयासों का श्रेय दिया। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव ट्रंप की टीम के साथ सहयोग की भी सराहना की, यह बताते हुए कि संक्रमण ने एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतिम विवरण अभी भी सुलझाए जा रहे हैं। सीज फायर, जो 19 जनवरी को प्रभावी होने वाला है, में उन दर्जनों बंधकों को रिहा करने के प्रावधान शामिल हैं, जिनमें से कई ने महीनों की कैद का सामना किया है और सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदी। यह गाजा में मानवीय सहायता को भी प्रवाहित करने की अनुमति देता है, जहां तबाही ने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने समझौते को एक नाजुक लेकिन महत्वपूर्ण कदम बताया। दोनों पक्षों से अच्छे विश्वास में कार्य करने का आग्रह किया ताकि यह ढह न सके। जैसे ही अंतिम विवरणों को सुलझाया जा रहा था, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समझौते की नाजुकता को स्वीकार किया, यह कहते हुए कि सौदा अभी पूरा नहीं हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।